हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी विल कंटिन्यू आवर फंडामेंटल राइट्स। तो देखिए, आज हम इस वीडियो में हमारे जो भी फंडामेंटल राइट बचे हुए हैं उनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो देखिए, लास्ट वीडियोस में हमने हमारे 2 फंडामेंटल राइट्स कंप्लीट कर लिए थे, जिसमें हमने फर्स्ट फंडामेंटल राइट पढ़ा था राइट टू इक्वालिटी, और इसमें हमने कितने आर्टिकल पढ़े थे, आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक। एंड सेकेंड जो फंडामेंटल राइट पढ़ा था राइट टू लिबर्टी, उसमें हमने पढ़े थे आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक। तो देखिए, लास्ट वीडियो में हमने आर्टिकल 22 तक कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद देखिए, जो हमारा थर्ड फंडामेंटल राइट आता है, कौन सा है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, यानी कि शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसमें देखिए कितने आर्टिकल आते हैं, आर्टिकल 23 एंड 24। तो देखिए, आज हम इन्हीं के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या होता है, जो ये राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, इसका क्या मतलब है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी कि कई बार क्या होता है, जो कमजोर तबके के लोग होते हैं उनका शोषण किया जाता है, उसी शोषण को रोकने के लिए ये राइट दिया गया है। ठीक है, तो देखिए इसमें जो आर्टिकल 23 है, ये क्या कहता है, ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड बेगार एंड अदर सिमिलर फॉर्म्स ऑफ फोर्स्ड लेबर आर प्रोहिबिटेड। तो जो ये ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स है, बेगार है एंड फोर्स्ड लेबर है, इन्हें प्रोहिबिट किया गया है किसके अंडर आर्टिकल 23। तो देखिए, जो ये चीजें दी गई हैं इनके मतलब समझिए आप। तो देखिए, जो ये ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग है, इसका क्या मतलब है। देखिए, कई बार क्या होता है, जो कमजोर लोग होते हैं, ये जरूरी नहीं कि कमजोर सिर्फ वुमेन या बच्चे ही होते हैं, मैन भी कमजोर हो सकते हैं। जो कमजोर तबके के लोग होते हैं, तो कई बार मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, इनका क्या किया जाता है, इनको खरीदा व बेचा जाता है। एक जगह से खरीदकर इनको दूसरी जगह पर बेचा जाता है और वहां पर ले जाकर इनसे काम करवाया जाता है। तो जो ये ट्रैफिकिंग की जाती है ना, मानव की तस्करी, इसको क्या किया गया है, आर्टिकल 23 के अंडर प्रोहिबिट किया गया है। यानी कि अगर कोई ऐसा करता पाया गया तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई होगी और उसे सजा दी जाएगी। इसके बाद देखिए, बेगार। बेगार क्या होता है, मान लो किसी से काम करवा लिया और उसे उसकी सैलरी नहीं दी, तो इसे कहते हैं बेगार। तो ये भी क्या है, आर्टिकल 23 के अंडर प्रोहिबिटेड है, यानी कि जो ऐसा काम करेगा उसे सजा दी जाएगी। इसके बाद देखिए आ जाता है फोर्स्ड लेबर। अब देखिए, जो ये फोर्स्ड लेबर होता है, ये क्या होता है कि किसी से जबरदस्ती काम करवाना, कोई उस काम को करना नहीं चाहता लेकिन फिर भी उससे जबरदस्ती वो काम करवाया जा रहा है। देखिए, फोर्स्ड लेबर में सैलरी तो दी जा सकती है, लेकिन वो उस काम को अपने मन से नहीं कर रहा होता, उसे जबरदस्ती बंधुआ मजदूर बनाकर रखा गया है। ठीक है, तो ये भी क्या है, आर्टिकल 23 के अंडर प्रोहिबिटेड है। तो आपको ये बात समझ में आ गई कि आर्टिकल 23 के अंडर क्या प्रोहिबिटेड किए गए हैं। ठीक है, आगे देखिए, द स्टेट कैन इम्पोज कंपल्सरी सर्विस फॉर पब्लिक पर्पस एंड इन इम्पोजिंग सच सर्विस द स्टेट कैन नॉट मेक एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट और क्लास और एनी ऑफ देम। तो देखिए, इसमें क्या कहा गया है, तो देखिए इसमें ये कहा गया कि किसी से हम फोर्सफुली काम नहीं करवा सकते, लेकिन ये एक एक्सेप्शन है इस चीज का कि स्टेट है ना, जो वो किसी से भी काम करवा सकता है जब उसे लगे कि भाई हमें, हमारे देश को इस काम की जरूरत है, यानी कि पब्लिक पर्पस के लिए। ठीक है, तो जब मान लो कोई ऐसी वार की कंडीशन आ गई, ठीक है, जिसमें क्या करना है कि भाई हमें लोगों की जरूरत है, तो हमारा स्टेट है जो वो क्या करेगा, हमारे देश की गवर्नमेंट है वो क्या करेगी, हर जगह से जो यंग पीपल है उनको ले जाएगी कि भाई तुम इसके लिए काम करो। और ना जो स्टेट होता है वो इसके लिए ना सैलरी देने के लिए भी बाध्य नहीं होता कि भाई स्टेट को इसके लिए तुम्हें पेमेंट देनी ही देनी पड़ेगी। लेकिन ये काम करते हुए भी ना, जो स्टेट है वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता, किस आधार पर, रिलीजन, रेस, कास्ट और क्लास और एनी ऑफ देम, यानी कि वो किसी में भी भेदभाव नहीं कर सकता कि गरीब लोगों को बुला लिया, अमीर लोगों को नहीं बुलाया, या जिन्होंने पैसे दे दिए गवर्नमेंट को उनको नहीं बुलाया, या और गरीब लोगों को बुला लिया जिन्होंने पैसे नहीं दिए। तो इस आधार पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जा सकती, हर व्यक्ति को बुलाया जाएगा। ठीक है, आगे आ जाता है हमारा आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 में देखिए क्या कहा गया है, स्पेशल प्रोविजन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन। जो आर्टिकल 24 है वो किसके बारे में है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन के बारे में, बच्चों की प्रोटेक्शन के बारे में है। इज मेड विच प्रोवाइड्स दैट नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स कैन बी एम्प्लॉयड टू वर्क इन एनी फैक्ट्री और माइन और एंगेज्ड इन एनी अदर हैजार्डस एम्प्लॉयमेंट। तो देखिए, आर्टिकल 24 क्या कहता है कि भाई किसी भी बच्चे को जिसकी उम्र 14 साल से कम हो, उसको हम ऐसे कामों में नहीं लगा सकते जैसे कि फैक्ट्री में या माइन में, या फिर कोई ऐसी अदर हैजार्डस एम्प्लॉयमेंट में नहीं लगा सकते जहां पर बच्चे के लिए खतरा हो। ठीक है, लेकिन देखिए बाद में क्या हुआ था, 1986 में ना एक एक्ट आया था, चाइल्ड एंड एडोलसेंस लेबर एक्ट। ठीक है,
तो आप इसको कहीं पर लिख लीजिएगा अपनी बुक में, चाइल्ड एंड एडोलसेंस लेबर एक्ट। इसमें क्या कहा गया था कि जो 14 साल से कम उम्र के बच्चे हैं ना, उनको तो कोई भी प्रकार का काम नहीं करवा सकते, लेकिन जो 14 से 18 साल के बच्चे हैं उन्हें इस हैजार्डस एम्प्लॉयमेंट में नहीं लगाया जा सकता। ठीक है, तो ये बात आपको यहां से याद रखनी है कि आर्टिकल 24 किसकी बात करता है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन की, कि बच्चों को किसी भी हैजार्डस एम्प्लॉयमेंट में नहीं लगाया जा सकता। तो देखिए यहाँ हमारा जो थर्ड फंडामेंटल राइट था, राइट टू एक्सप्लॉयटेशन, वो कंप्लीट हो गया है। उसके बाद देखिए जो हमारा फोर्थ फंडामेंटल राइट आता है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी कि धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। वो किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक आता है, आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। देखिए क्या है, जो हमारा देश है वो एक सेक्युलर स्टेट है, यानी कि धर्मनिरपेक्ष स्टेट है। अपने स्टेट का तो कोई धर्म है नहीं, लेकिन बहुत सारे ऐसे धर्म हैं जो हमारे इंडिया में हैं, तो हर व्यक्ति अपने अपने धर्म का पालन करता है। तो वही बातें इसमें कही गई है कि भाई हर व्यक्ति को अपने धर्म के लिए क्या क्या करने का राइट है और क्या करने का राइट नहीं है। ठीक है, तो देखिए आर्टिकल 25 में क्या कहा गया है, आर्टिकल 25 प्रोवाइड्स फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ। तो आर्टिकल 25 में यही कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति अपने धर्म को मानने के लिए फ्री है, कि भाई वो किसी भी धर्म को मान सकता है, उसके ऊपर कोई बंदी नहीं है कि भाई वो इस धर्म को मानेगा या वो उस धर्म को मानेगा। एंड फ्री प्रोफेशन, फ्री प्रोफेशन का मतलब है वो अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है। मान लो मैं हूं, अपने फ्रेंड को, किसी को मुझे अपने धर्म के बारे में बताना है, तो मैं उसे धर्म के बारे में बता तो सकती हूँ, लेकिन मैं उसे अपना धर्म मानने के लिए बाध्य नहीं कर सकती। ठीक है, तो क्या मतलब है कि फ्री प्रोफेशन, धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए हर कोई फ्री है। आगे देखिए प्रैक्टिस। अब प्रैक्टिस का क्या मतलब है कि जैसे कि हिंदू धर्म की अपनी अलग मान्यताएं होती हैं और जैसे मुस्लिम धर्म की अपनी अलग मान्यताएं होती हैं, तो वो सभी लोग अपने धर्म की जो कल्चर है उसको फॉलो कर सकता है। ठीक है, किसी को कहीं पर हवन करना है तो वो कर सकता है, किसी को कहीं पर नमाज पढ़नी है तो वो नमाज भी पढ़ सकता है। तो कोई भी व्यक्ति अपने धर्म की प्रैक्टिस करने के लिए भी क्या है, फ्री है। एंड प्रोपेगेशन, प्रोपेगेशन का मतलब है कि हम अपने धर्म को ना कहीं पर भी फैला सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये बातें याद रखनी है कि आर्टिकल 25 में किस किस के बारे में बात की गई है कि हम अपने धर्म के कहीं पर भी फैला सकते हैं, लेकिन अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, लेकिन क्या होना चाहिए, वो पब्लिक ऑर्डर को फॉलो करना चाहिए, मोरालिटी एंड हेल्थ को, इनको कोई हार्म नहीं होना चाहिए उनके धर्म की वजह से। तो ये बात आपको यहाँ से आर्टिकल 25 के थ्रू याद हो गई। आगे देखिए क्या कहा गया है, अंडर आर्टिकल 25 स्टेट कैन रेगुलेट रिलीजियस एक्टिविटीज। तो इसमें देखिए क्या कहा गया है, आर्टिकल 25 के अंडर ही ये तो कह दिया कि आर्टिकल 25 में हर कोई अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है, प्रैक्टिस कर सकता है, प्रोपेगेशन कर सकता है, लेकिन स्टेट क्या कर सकता है, कभी कभी रेगुलेट भी कर सकता है। किनको, उनकी रिलीजियस एक्टिविटीज को। कैसे रेगुलेट कर सकता है, अब देखिए जैसे मान लो जो ये रिलीजियस एक्टिविटीज कौन सी होती है, जैसे हिंदू होते हैं, हिंदू क्या करते हैं अपने धर्म के लिए, क्या कोई गणेश विसर्जन करता है, कोई कुछ करता है, कोई हवन करता है, जब मुस्लिम्स हैं वो नमाज पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये होती है उनकी रिलीजियस एक्टिविटीज। तो देखिए क्या होता है, मान लो ये कैसे रेगुलेट करेगा, मान लो जैसे गणेश चतुर्थी के लिए पंडाल लगा रखा है यहाँ पर, और जब गणेश विसर्जन करते हैं तो जो हिंदू लोग होते हैं वो क्या करते हैं, इनका विसर्जन करने के लिए ना एक रैली सी निकाल कर लेकर जाते हैं, बहुत ज्यादा मतलब ढोल नगाड़ों के साथ लेकर जाते हैं। तो देखिए मान लो यहाँ पर एक मस्जिद बनी हुई है, तो यहाँ पर कोई मस्जिद है और जिस टाइम इनको अपने विसर्जन के लिए लेकर जाना है गणेश जी को, उस टाइम क्या होगा, इनका मुस्लिम्स का नमाज पढ़ने का भी टाइम है। अब वो अगर यहाँ से जा रहे हैं और वो लोग नमाज पढ़ रहे हैं, तो इन दोनों को ना इंटरप्ट हो सकता है। तो उस टाइम क्या होगा, हमारा जो स्टेट है यानी कि हमारी जो गवर्नमेंट है, वहाँ की जो पुलिस है उसको क्या बोलेगी कि इन दोनों के टाइम को अलग कर दो, या फिर जो इनका जाने का रास्ता है उसको कहीं और से कर दो। यानी कि जो ये मस्जिद है इसको तो हटा नहीं सकते, लेकिन जो ये विसर्जन के लिए जाने वाले हैं वो दूसरे रोड से जा सकते हैं। या फिर मान लो इनके नमाज का टाइम 4 बजे है, तो या तो ये 3 बजे निकल जाए या ये 5 बजे चले जाएं। ठीक है, तो ये जो ऐसे किया जाता है, ये क्या किया जाता है, स्टेट के द्वारा ना रेगुलेट किया जाता है रिलीजियस एक्टिविटीज को। ठीक है, ताकि जो सभी धर्मों के लोग हैं उन दोनों के बीच में कोई भी प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो। ठीक
ठीक है, तो ये चीज जो स्टेट है या हमारी गवर्नमेंट है वो कर सकती है। नेक्स्ट देखिए हमारे आर्टिकल 26 में क्या कहा गया है। आर्टिकल 26 गारंटीज फॉलोइंग राइट्स टू ऑल रिलीजियस ग्रुप्स सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ। तो इसमें आर्टिकल 26 में गारंटी दी जाती है फॉलोइंग राइट्स के द्वारा, किनको? ऑल रिलीजियस ग्रुप्स को। तो देखिए कितनी गारंटी, कौन कौन सी गारंटी दी जाती है। फर्स्ट गारंटी देखिए कौन सी दी जाती है, इस्टेब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशन फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पस। हर धर्म के लोग ना कोई इंस्टीट्यूशन को खोल सकते हैं, किसके लिए? अपने धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए या चैरिटेबल पर्पस के लिए, कि हमें हमारे धर्म के लिए कुछ चैरिटी चाहिए, उसके लिए भी वो इंस्टीट्यूशन खोल सकते हैं। तो आपको ये बात याद रखनी है, एग्जाम में आ सकती है, क्या धर्म के लोग अपने धर्म की चैरिटी के लिए भी इंस्टीट्यूशन खोल सकते हैं? तो हाँ। नेक्स्ट देखिए क्या गारंटी दी गई है, मैनेज इट्स ओन अफेयर्स इन मैटर ऑफ रिलीजन। तो वे क्या कर सकते हैं, खुद के रिलीजन के लिए अच्छे से काम करने के लिए भी क्या कर सकते हैं, अपने धर्म के लिए एक ये इंस्टीट्यूशन खोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए ओन एंड एक्वायर मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो वे अपने धर्म के लिए क्या कर सकते हैं, मान लो यहाँ पर कोई भी मंदिर बनाया गया है या चर्च है या मस्जिद है, उसके आसपास कोई प्रॉपर्टी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, वो उसको कहीं ले जा तो नहीं सकते, लेकिन वो उसे एक्वायर कर सकते हैं। ठीक है, या फिर वो कोई गाड़ी वगैरह खरीद सकते हैं जिससे वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सके। तो जो यहाँ पर लिखा गया है कि वो एक्वायर कर सकते हैं मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी को। आगे देखिए क्या गारंटी दी गई है, एडमिनिस्टर सच प्रॉपर्टी इन अकॉर्डेंस विद लॉ। तो वो अपनी प्रॉपर्टी को एडमिनिस्टर कर सकते हैं जैसे कि लॉ में दिया गया है। लॉ के खिलाफ तो वो नहीं जा सकते, लेकिन वे उस प्रॉपर्टी को एडमिनिस्टर कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए आर्टिकल 26 में यही कहा गया कि वो अपने धर्म के लिए क्या कर सकते हैं, प्रॉपर्टी वगैरह को खरीद सकते हैं या फिर वो इंस्टीट्यूशन खोल सकते हैं। तो इन सब के बारे में हमने पढ़ लिया। आगे देखिए क्या कहा गया है, द स्टेट कैन नॉट कंपेल एनी सिटीजन टू पे एनी टैक्सेस फॉर द प्रमोशन और मेंटेनेंस ऑफ एनी पर्टिकुलर रीजन और रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। ये आता है आर्टिकल 27 के अंडर। अब देखिए आर्टिकल 27 क्या कहता है कि स्टेट है ना, हम यानी कि गवर्नमेंट, वो क्या कंपेल नहीं कर सकती किसी भी सिटीजन से, क्या कंपेल नहीं कर सकती कि वो टैक्स दे। किसके लिए? मान लो कोई अपने धर्म को फैला रहा है, उस धर्म को फैलाने के लिए या उस धर्म को मानने के लिए स्टेट कोई भी टैक्स उन पर नहीं लगा सकती। ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ से याद रखनी है। ये किसके अंडर आता है? आर्टिकल 27 के अंडर। आगे देखिए आ जाता है आर्टिकल 28। आर्टिकल 28 अब क्या कहता है, नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन कैन बी प्रोवाइडेड इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होली मेंटेन्ड आउट ऑफ स्टेट फंड्स। इसमें यह कहा गया है कि जो भी इंस्टीट्यूट स्टेट फंड से बनाए जाते हैं, यानी कि कोई गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूशन है, उसमें कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दी जाएगी। यानी कि किसी भी स्टेट के जो इंस्टीट्यूशन है उसमें किसी भी धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी। जो उनके धार्मिक संस्थान होते हैं ना, वो उन्हीं में अपने धर्म की शिक्षा दे सकते हैं, किसी गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन में नहीं दे सकते। तो ये बात किसमें कही गई है? आर्टिकल 28 में। तो देखिए यहाँ पर हमने हमारा जो फोर्थ फंडामेंटल राइट था, कौन सा था? राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, उसके बारे में हमने डिटेल से पढ़ लिया। उसमें हमने कितने आर्टिकल पढ़े? आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक। उसके बाद देखिए जो हमारा 29 और 30 आर्टिकल आता है, उसमें क्या कहा गया है? जो हमारा 29 एंड 30 आर्टिकल आता है वो हम आता है हमारे फिफ्थ फंडामेंटल राइट में। कौन सा है? कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। कौन सा? कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, यानी कि सांस्कृतिक और शिक्षा का जो अधिकार है उसके बारे में है। उसमें देखिए आर्टिकल आता है 29 और 30। इसमें देखिए क्या कहा गया है, वेयर अ रिलीजियस कम्युनिटी इज इन माइनॉरिटी। अब देखिए जो ये हमारा फिफ्थ फंडामेंटल राइट है, ये किन के बारे में है? ये मोस्ट प्रोबेबली माइनॉरिटीज के बारे में है। यानी कि जहां पर कोई भी ऐसी जो कास्ट होती है जो माइनॉरिटी में होती है, उनके बारे में ये जो राइट है वो है। वेयर आर रिलीजियस कम्युनिटीज इन माइनॉरिटी, द कॉन्स्टिट्यूशन एनेबल्स इज टू प्रिजर्व इट्स कल्चर एंड रिलीजियस इंटरेस्ट बाय प्रोवाइडिंग दैट द स्टेट शैल नॉट इम्पोज अपॉन इट एनी कल्चर अदर देन द कम्युनिटीज ओन कल्चर। तो देखिए इसमें यही बात कही गई है कि भाई जो भी माइनॉरिटीज है वो अपनी कल्चर को
प्रिजर्व करने के लिए कुछ भी कर सकती है। स्टेट शैल नॉट इम्पोज अपॉन इट एनी कल्चर, स्टेट अपनी कोई भी कल्चर उन पे थोप नहीं सकता, यानी कि जहां पर जो कल्चर फॉलो की जाती है वो उसी कल्चर को फॉलो कर सकते हैं। स्टेट उन पर कोई कल्चर नहीं लगा सकता कि तुम इस कल्चर को फॉलो करो। तो ये बात कही गई है आर्टिकल 29(1) में। तो ये बात किन के फेवर में कही गई है? माइनॉरिटीज के। तो आपको ये बात याद रखनी है। आगे देखिए आ जाता है हमारा आर्टिकल 30। अब देखिए आर्टिकल 30 में क्या कहा गया है? सच कम्युनिटी शैल हैव द राइट टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ इट्स चॉइस एंड द स्टेट शैल नॉट इन ग्रांटिंग एड टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट सच एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मेंटेन्ड बाय माइनॉरिटी कम्युनिटी ऑन द ग्राउंड दैट इज अंडर द मैनेजमेंट ऑफ अ रिलीजियस कम्युनिटी। तो देखिए इसमें क्या कहा गया है कि कोई भी ऐसी कम्युनिटी है जो माइनॉरिटी में है, वो उनके पास क्या अधिकार है कि वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोल सकती है। और स्टेट क्या करेगा? जो भी उनके द्वारा, यानी कि जो स्टेट की जो इंस्टीट्यूशन है, स्टेट उनको थोप नहीं सकता कि तुम इनमें ही पढ़ो, ठीक है। तो जो ये माइनॉरिटीज होती हैं ये अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोल सकती हैं और स्टेट उन पर कोई भी इम्पोज नहीं लगा सकता, ठीक है। तो यही बात इसमें कही गई है आर्टिकल 30 में। नेक्स्ट देखिए आ जाता है हमारा आर्टिकल 30 का A(1)(a) यानी कि, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या कहा गया है? फुल कंपेंसेशन हैज टू बी पेड इफ द स्टेट सीक्स टू एक्वायर द प्रॉपर्टी ऑफ अ माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। यानी कि अगर स्टेट्स को माइनॉरिटी के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की जो प्रॉपर्टी है, जगह है, उसको एक्वायर करना है, तो स्टेट को क्या करना होगा? स्टेट को उस जगह की जितनी कीमत उस टाइम मार्केट में चल रही होगी वो पूरी कीमत उन्हें देनी पड़ेगी, या फिर उसकी ही कीमत की कोई और जगह उन्हें प्रोवाइड करनी होगी। तो ये किसके अंडर कहा गया है? आर्टिकल 30A के। आगे देखिए क्या कहा गया है? तो देखिए यहां तक जो हमारा 5th फंडामेंटल राइट था, कौन सा था? कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, वो कंप्लीट हो गया है। उसके बाद देखिए जो हमारा आर्टिकल 31 था वो राइट टू प्रॉपर्टी था, जिसे बाद में लीगल राइट बना दिया गया। तो ये बात हम पहले पढ़ चुके हैं। इसके बाद देखिए जो हमारा सबसे लास्ट फंडामेंटल राइट आ जाता है वो आ जाता है 6, वो क्या है? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो उसी के बारे में आगे बात की गई है। द फंडामेंटल राइट्स आर गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन नॉट ओनली अगेंस्ट द एक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव बट ऑल्सो अगेंस्ट दैट ऑफ द लेजिस्लेचर। तो देखिए इसमें एक बात बहुत इंपॉर्टेंट कही गई है कि जो ये फंडामेंटल राइट्स होते हैं ये गारंटी देते हैं क्या? कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी फंडामेंटल राइट बनाए गए हैं वो किन के अगेंस्ट नहीं है? ना केवल एग्जीक्यूटिव के अगेंस्ट है बल्कि वो लेजिस्लेचर के अगेंस्ट भी है, ठीक है। तो वो इन दोनों के अगेंस्ट बनाए गए हैं कि अगर ये दोनों किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करते हैं तो हम कहां पर जाकर कोर्ट में जाकर अपने फंडामेंटल राइट्स की डिमांड कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए ये आता है हमारा आर्टिकल 32। अब देखिए इसमें क्या कहा गया है? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। आर्टिकल 32 क्या है? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी विच वाज टर्म्ड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो ये आर्टिकल 32 है, यह हमारा 6 फंडामेंटल राइट है, उसे क्या कहा गया है? सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान की आत्मा। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा गया है कि भाई डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने जो सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किस आर्टिकल को कहा है या किस फंडामेंटल राइट को कहा है। तो ये बात आपको जरूर यहां से याद रखनी है। और आर्टिकल 32 में ना जो हमारी रीड्स हैं उनके बारे में दिया गया है। तो इन रीड्स के बारे में ना हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से पढ़ेंगे।